नमस्कार सभी साथियों को। मैं डीएस सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आप पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम आपसे हर वीडियो में कह रहे हैं कि आओ साथियों करें दमदार तैयारी। और हमको करनी है दमदार तैयारी। कैसी करनी है? दमदार तैयारी करनी है। हिंदी साहित्य इतिहास पढ़ रहे हैं और आज आपको वो चीज़ पढ़ाने वाला हूं जो हर परीक्षा में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, चाहे वो कोई सी ही परीक्षा कौन हो। हिंदी साहित्य से इतिहास से संबंधित, यानी आपकी नेट, आपकी सेट, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केबीएस, एनबीएस, ग्रेड फर्स्ट सेकंड, यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा जाता है। और वो टॉपिक आपका क्या है? देखो, शानदार वाला, रीतिकाल के भेद और उनके प्रमुख कवि। हमसे सवाल यहाँ पूछता है बहुत शानदार शानदार वाले। क्या क्या सवाल पूछता है? हमसे सवाल पूछता है, बताओ इनमें से रीतिबद्ध कवि कौन नहीं है, रीति सिद्ध कवि कौन नहीं है, रीति मुक्त कवि कौन सा है, कौन सा नहीं है। यहाँ सवाल आपको बहुत जानदार जानदार वाले बनते हैं, जिसमें हम चकमे में फंसे रहते हैं कि रीतिबद्ध कवि किसको कहते हैं, रीति सिद्ध कवि किसको कहते हैं, रीति मुक्त कवि किसे कहते हैं। साथियों, आज अपन बहुत मज़े से, बहुत सदे हुए तरीके से अपन इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। बहुत आनंद आपको आने वाला है। तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि आओ साथियों करें दमदार तैयारी, और दमदार ही कर रहे हैं हम, दमदार तैयारी ही हम कर रहे हैं। और हिंदी साहित्य के इतिहास की श्रृंखला में बहुत ही आनंद आपको महसूस हो रहा होगा, आनंद आ रहा होगा पढ़ने में। रीतिकाल के भेद पढ़ेंगे और उनके प्रमुख कवियों को अपन पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी किए आ जाइए साथियों, फटाफट से। जो आपको याद है तो बहुत बढ़िया, लेकिन उसमें 4 चांद लगा लो। और 4 चांद कैसे लगाएंगे वो तो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर आप बात करने वाले हैं अध्ययन की दृष्टि से रीतिकाल के भेद अपन पढ़ने वाले हैं। अध्ययन की दृष्टि से रीतिकाल के भेद पढ़ेंगे अपन। तो मैंने यहाँ पर आपको एक छोटी सी लाइन लिख दी है कि जो काम आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं कर पाए वह काम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया। जो काम आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं कर पाए वो काम किसने किया है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है। और वो काम किया है, क्या काम किया है? यानी रीतिकाल के 3 भेद किए। और रीतिकाल के भेद नहीं कर पाए कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जब मैंने आपको काल विभाजन पढ़ाया था तो काल विभाजन में मैंने आपको यहाँ स्पष्ट बताया था कि रीतिकाल के भेद आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं कर पाए, इसलिए ये काम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया। और वो काम क्या किया? इन्होंने रीतिकाल के 3 भेद बताए। किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और कौन कौन से पढ़ाए साथियों? तो देखिए, रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि, ये 3 तरीके के भागों में यहाँ पर बांट दिया। किसको? रीतिकाल को। किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। अब रीतिबद्ध कवि कौन है, रीति सिद्ध कवि कौन है, और आपको देखना है रीति मुक्त कवि कौन है। सवाल सीधा सीधा यहाँ से पूछा जाता है कि बताओ रीतिबद्ध कवि कौन सा नहीं है या कौन सा है। और रीतिबद्ध कवि कहते किसको है? ये रीतिबद्ध कवि कौन थे, रीति सिद्ध कवि कौन थे और रीति मुक्त कवि कौन थे, इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। रीतिबद्ध, रीति में बद गए। अब वो रीति क्या थी ये पढ़ना है आपको। तो रीति क्या थी? देखिए साथियों, यहाँ अपन बात करने वाले हैं शानदार तरीके से। मैंने सबसे पहले लिखा है रीतिबद्ध कवि। और रीतिबद्ध यदि कवि की मैं चर्चा करूं आपसे, तो आप देख रहे हैं साथियों, यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि रीतिबद्ध कवि किसको कहेंगे। तो मैंने पूरी परिभाषा लिख दी है, ध्यान से समझेंगे। संस्कृत के काव्यांगों, संस्कृत के काव्य अंग। और काव्य अंग कौन कौन से हो सकते हैं? जिसमें हो सकता है लक्षण ग्रंथ, जिसमें हो सकते हैं रस, जिसमें हो सकते हैं छंद, जिसमें हो सकते हैं अलंकार, गुण, दोष, रीति आदि। ये संस्कृत के काव्य अंग है और आज हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं। तो संस्कृत के काव्यांगों कौन कौन? लक्षण ग्रंथ, रस, छंद, अलंकार, गुण, दोष, रीति आदि के नियम प्रस्तुत कर, आदि के नियम भी प्रस्तुत किए। और देखिए साथ में क्या किया? उदाहरण। और साथ में उदाहरण भी जिन कवियों ने दिए, यानी नियम भी प्रस्तुत किया और उदाहरण भी दिया, साथ में दोनों काम किए।
इस परिपाटी यानी रीति से, यानी इस रीति का निर्वहन जिन कवियों ने किया वही क्या कहलाए, रीतिबद्ध कवि। एक बार फिर से समझ लेंगे, वे कवि जिन्होंने काव्य व्यंग्यों के लक्षण, रस, छंद, अलंकार, गुण, दोष आदि इनके साथ में नियम भी प्रस्तुत किए और साथ में उनके उदाहरण भी दिए, वो कवि कहलाए रीतिबद्ध। यानी इस रीति में बद्ध यानी बंध गए। कौन सी रीति में, लक्षण ग्रंथों वाली में, है ना, रस वाली में, छंद अलंकार वाली में, गुण दोष रीति आदि में, इसमें बंद करके काम जिन कवियों ने किया, नियम के साथ उदाहरण प्रस्तुत किया, उसी को कहा रीतिबद्ध कवि। क्लियर हो गया? एक बार फिर से देख लो, रीतिबद्ध कवि किसको कहा, संस्कृत के काव्यांग, संस्कृत के काव्यांगों के नियम प्रस्तुत कर साथ में उदाहरण दिए जाते हैं। इस परिपाटी का निर्वहन जिन कवियों ने किया वो ही क्या कहलाए है, रीतिबद्ध कवि। क्लियर है ना भाई? एकदम मजे आ गए, दोनों चीज समझ में आई। अब देखो, नियम प्रस्तुत किए और उदाहरण दिए, दो चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पर। क्या क्या ध्यान रखेंगे? यानी यहाँ पर ध्यान रखना, नियम प्लस उदाहरण दोनों चीज है, नियम प्लस उदाहरण। यदि आपके पास में ये दोनों चीज है तो आपके कवि कौन से हैं, रीतिबद्ध है। क्लियर है? अब रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं तो आप साथियों देखिए यहाँ पर रीतिबद्ध कवि कौन कौन है। तो देखो, ये है केशवदास। ये कौन है? केशवदास है। ये कौन है? चिंतामणि है। ये है आपके पद्माकर। ये है भूषण। ये है रसलीन। रसलीन वेरी मोस्ट है, क्योंकि एक रस निधि और आएगा, तो वो रस निधि तो रीति सिद्ध है और रसलीन है वो रीतिबद्ध है। बहुत ज्यादा बार इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है, गलती नहीं करेंगे। केशवदास, चिंतामणि, पद्माकर, भूषण, रसलीन। एक है आपके ग्वाल कवि। इसके बाद में आप देखेंगे मतीराम, जसवंत, देव, है ना। और देखो, ये तीन आपके मिश्र है, बंधु है, सूरती मिश्र, मंडन मिश्र, कुलपति मिश्र। सूरती मिश्र, मंडन मिश्र, कुलपति मिश्र, सोमनाथ, तोष कवि और रसिक गोविंद। ये सब कवि है वो रीतिबद्ध है, जिन्होंने नियम भी प्रस्तुत किया और उदाहरण भी दिए। इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा में जो पूछे जाते हैं उनके लिए मैंने एक ट्रिक आपको दी है। जैसे भी आप बनाना चाहे अपनी मर्जी से बना सकते हो। मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है कि भूषण के रस में ग्वाल ने कैंची पर जाम दे दिया, है ना। जाम लेते हैं ना अपन, जाम, वही जाम है ये जाम, ये जाम, है ना। तो देखिए ध्यान से, आप देखेंगे भूषण के रस में ग्वाल ने कैंची पर जाम दे दिया। तो देखिए कैसे भी आप याद करो, याद होने चाहिए। तो भूषण के रस में ग्वाल ने या ग्वाल कवि ने कैंची पर जाम दे दिया, ऐसे कर सकते हो आप। तो देखो, भूषण से भूषण है, रस से रसलीन। ये मोस्ट मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि रस निधि है वो रीति सिद्ध है, और रसलीन है ये लीन हो गए यानी ये काव्यांगों का वर्णन करने लग गए, इसलिए ये रसलीन आपके कौन है, रीतिबद्ध कवि है। ग्वाल कवि है आपके, ग्वाल कवि, ग्वाल से ग्वाल है। के से केशवदास है, केशवदास है। कैंची में ची में चिंतामणि है। पै से पद्माकर है, कौन है, पद्माकर। और जाम में जा से जसवंत है, और मैं से मतीराम, और दे दिया से देव। आया आनंद? एकदम क्लियर। तो भूषण के रस में ग्वाल ने कैंची पर जाम दे दिया, तो कैंची पर जाम दे दिया। भूषण के रस में ग्वाल कवि ने कैंची पर जाम दे दिया। फिर से देखो, भूषण के रस में ग्वाल कवि ने कैंची पर जाम दे दिया। भूषण के रस में ग्वाल कवि ने कैंची पर जाम दे दिया। तो देखो, वही हो गए भूषण, रस, ग्वाल कवि, केशवदास, चिंतामणि, पद्माकर, जसवंत और मतीराम और देव। ये सारे कवि कौन से हैं, रीतिबद्ध है, जिन्होंने नियम भी बनाए और उसके साथ में उदाहरण भी प्रस्तुत किए, रीतिबद्ध कवि कहलाए। और वही कवि मैंने आपको पढ़ा दिए हैं साथियों, भूषण, रसलीन, ग्वाल कवि, केशवदास, चिंतामणि, पद्माकर, जसवंत, मतीराम और देव। क्लियर है? ये आपको किसी भी तरीके से रटने हैं साथियों, यहाँ से सवाल आता ही है, कोई रोक नहीं सकता है। कोई न कोई सवाल यहाँ से बनता ही है, चाहे वो रीति सिद्ध में से बने, चाहे बद्ध में से बने, चाहे मुक्त में से बने, लेकिन सवाल बनता है दोस्तों। अगला देखेंगे साथियों, रीति सिद्ध कवि। ये आ गए आपके रीति सिद्ध कवि 2 नंबर पर। और रीति जो सिद्ध कवि है इसकी परिभाषा क्या है, तो रीति काल के वे कवि जो लक्षण ग्रंथ लिखते समय, लक्षण ग्रंथ तो लिखे इन्होंने,
लक्षण ग्रंथ उन्होंने भी लिखे हैं, बद्ध वालों ने, लेकिन नियम नियम यानी लक्षण भी दिए और उदाहरण भी दिए। लेकिन यहाँ देखिए आप, रीति काल के वे कवि जो लक्षण ग्रंथ लिखते समय नियम प्रस्तुत नहीं करके, नियम प्रस्तुत नहीं किए इन्होंने, और क्या किए, सीधे उदाहरण ही दिए। यानी केवल यहाँ पर आप देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे, उदाहरण। क्या ध्यान रखेंगे, उदाहरण। और रीतिबद्ध में हमने क्या पढ़ा, नियम यानी लक्षण, लक्षण और उदाहरण दोनों है, तो वो रीतिबद्ध है। और केवल उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कवि है वो क्या कहलाए, रीति सिद्ध कवि कहलाए। क्लियर है। रीति सिद्ध कवि कौन कौन है, तो रीति सिद्ध कवि में देखो सबसे ज्यादा दुनिया का जो सबसे फेमस नाम है वो तो आता है आपका बिहारी का, बिहारी। और इसके बाद में आपको रसनिधि याद रखना है, वहां पर रसलीन है, यहाँ पर रसनिधि है, ये ध्यान रखेंगे। सेनापति है, नेवाज कवि है, पजनेस है, कृष्ण कवि है, ब्रंद कवि है, राम साहे दास है, हटी जी है, बेणी आदि है। इनमें से आपके बिहारी, रसनिधि, सेनापति, नेवाज, पजनेस ये इंपॉर्टेंट कवि है। कौन कौन से, बिहारी, रसनिधि, सेनापति, नेवाज और पजनेस। यहाँ तक तो आपको कम से कम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बाकी सारे याद रखने हैं। कोई सा भी सवाल पूछ लेता है हर परीक्षा में, एक न एक सवाल यहाँ से उठाया जाता है कि बताओ इसमें से रीति सिद्ध कवि कौन सा नहीं है, कौन सा है। तो कौन कौन है, बिहारी, रसनिधि, सेनापति, नेवाज कवि, पजनेस, ब्रंद कवि, रामसाय, हटीजी, बेणी, ये कवि है आपके कौन है, रीति सिद्ध कवि है। कैसे याद करेंगे साथियों इसको याद कर सकते हैं अपन ऐसे। देखो, बिहारी के रस में राम कृष्ण की सेना वृंदावन गई, बिहारी के रस में, बिहारी के रस में राम कृष्ण की सेना कहाँ गई है, वृंदावन गई है। बिहारी के रस में राम कृष्ण की सेना कहाँ पर गई है, वृंदावन गई है। अरे बिहारी के रस में कृष्ण बिहारी, और बिहारी के रस में, बिहारी के रस में, इसको सीधा आप ये सीधा भी कर सकते हो कृष्ण बिहारी, क्या कर सकते हो, कृष्ण बिहारी कर सकते हो। और कृष्ण से आप यहाँ पर कृष्ण कवि भी कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, कृष्ण कवि भी आप कर सकते हैं। तो देखिए आप, कृष्ण बिहारी के रस में है ना, राम कृष्ण की सेना है ना कहाँ गई है, वृंदावन। बात सीधी आप कैसे भी कर सकते हो, बिहारी से आपके बिहारी है, रस से रसनिधि है, रसलीन रीतिबद्ध है, और रसनिधि रीति सिद्ध है। और राम से रामसाय है, कृष्ण से कृष्ण कवि है, और सेना से सेनापति है। कृष्ण को पहले भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो, कैसे भी अपने मन से याद रख सकते हैं। और सेना से सेनापति, और वृंदावन से वृंद कवि। क्लियर हो गया। यानी आपको यहाँ आपके सारे कवि आ गए हैं, केवल आपको यहाँ दो एक कवि जैसे पजनेस आपको याद रखना है इसके साथ में। तो बिहारी के रस में रामकृष्ण की सेना कहाँ गई है दोस्तों, वृंदावन गई है। बिहारी के रस में रामकृष्ण की सेना कहाँ गई है, वृंदावन गई है। बिहारी से बिहारी, रस से रसनिधि, राम से रामसाय, और कृष्ण से कृष्ण कवि, सेना से सेनापति, वृंदावन से वृंद कवि, पजनेस भी आपको साथ में याद रख लेना है। क्लियर है। ये है आपके कौन से कवि, रीति सिद्ध कवि। आगे चलते हैं साथियों रीतिबद्ध कवियों, रीति मुक्त कवियों पर। और रीति मुक्त कवियों की बात करूं तो ये आ गए रीति मुक्त कवि। और रीति मुक्त कवि देखिए साथियों, ये रीति मुक्त कवि है आपके। रीति मुक्त कवियों में कौन आते हैं, तो देखिए, लक्षण ग्रंथ लिखने से और दरबारी चित्रण करने से जो कवि दूर रहे हैं, यानी जिन्होंने न तो लक्षण ग्रंथ लिखे हैं न ही दरबारी चित्रण उन्होंने किया है किसी भी राजा का या किसी का भी, जब दरबारी चित्रण भी नहीं किया, तो जो कवि मुक्त रहे किन से, लक्षण ग्रंथ लिखने से एवं दरबारी चित्रण करने से जो कवि मुक्त रहे हैं, दूर रहे हैं, वो कवि रीति मुक्त कहलाए हैं, है ना। न उन्होंने लक्षण दिए हैं, न उन्होंने नियम बनाए हैं, न उन्होंने उदाहरण दिए हैं, सीधी कविताएं लिखी है, तो वही क्या कहलाए, आपके रीति मुक्त कवि कहलाए हैं साथियों। और रीति मुक्त कवियों में ज्यादातर चार कवियों का नाम आता है, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, ये सबसे ज्यादा नाम आता है। तो आप इसको तो बिना ट्रिक भी याद कर सकते हो, जिसको ट्रिक याद करनी है वो कर सकते हैं। 8 बीघा जमीन द्विजदेव को दी है ना। कितने बीघा जमीन दी है, 8 बीघा जमीन है वो द्विजदेव को दी है, 8 बीघा जमीन द्विजदेव को दी है। आ से आलम है, ठ से ठाकुर है, बी से बोधा है, और घा से घनानंद है। क्या है, घनानंद। तो घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा, और ये है आपके द्विजदेव। कौन है, द्विजदेव। ये 5 कवि आपको अच्छे तरीके से रट डालने हैं। रीति मुक्त कवि है जिन्होंने न तो लक्षण दिए हैं न उदाहरण दिए हैं। क्लियर है।
ये है आपके रीति मुक्त कवि। एक छोटी सी विशेष बात आपको करना चाहूँगा, जिसमें आपसे विशेष चीज़ लिखना चाहूँगा, क्योंकि रीतिकाल पढ़ते समय हमको ये चीज़ भी ध्यान रखनी ही पड़ेगी। शानदार तरीके की मैंने चीज़ लिखी है आपको, जो यहाँ से भी बहुत सारी बार सवाल बन जाते हैं। हिंदी के प्रथम राष्ट्र कवि है, वो सब दुनिया जानती है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त है हिंदी के प्रथम राष्ट्र कवि। हिंदी के दूसरे राष्ट्र कवि की बात करूं मैं तो रामधारी सिंह दिनकर है। दूसरे राष्ट्र कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्र कवि कौन है, तो भी रामधारी सिंह दिनकर है। स्वतंत्र भारत के भी राष्ट्रपति कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। और दूसरे राष्ट्र कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा रीतिकाल के राष्ट्र कवि कौन है, तो इस चक्कर में मैंने आपको ये सारे राष्ट्र कवि लिख दिए हैं। रीतिकाल के राष्ट्र कवि की यदि बात करूं तो भूषण को रीतिकाल का राष्ट्र कवि कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन आधुनिक युग का भूषण किसे कहते हैं? अरे भूषण को तो रीतिकाल का राष्ट्र कवि कहते हैं, लेकिन आधुनिक वर्तमान युग का जो राष्ट्र कवि है या आपका भूषण है, वो कौन है? अनूप सिंह है। कौन है? अनूप सिंह। तो ध्यान रखेंगे, आधुनिक युग का भूषण अनूप सिंह है, और आधुनिक काल में रीतिकाल का राष्ट्र कवि कौन है? भूषण। दोनों याद रख लेंगे। तो प्रथम राष्ट्र कवि कौन हुए? मैथिली शरण गुप्त। दूसरे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। स्वतंत्र भारत के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। रीतिकाल के राष्ट्र कवि भूषण, और आधुनिक युग के भूषण कौन है? अनूप सिंह। क्लियर है? ये थी आज की क्लास, बहुत शानदार, और बिल्कुल आपको आनंद आ जाएगा। यहाँ से सवाल पूछा ही जाता है साथियों, ध्यान रखेंगे। बहुत जल्दी ही अपन आपके लिए बहुत शानदार क्लास लेकर आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की थोड़ी सी एग्जाम की घोषणा हो जाए, निश्चित समय आ जाए, फटाफट से अपन काम करते चलेंगे इस पर, पूरे इतिहास पर, पूरे काव्यशास्त्र पर, है ना, भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, और पाश्चात्य के काव्यशास्त्र के साथ में व्याकरण के भी क्वेश्चन हम हल करते रहेंगे साथियों। कैसी क्लास लगी है? बहुत सारे विद्वान साथी है जो वो बता भी रहे हैं कि सर बिल्कुल आनंद आ रहा है पढ़ने में। कुछ मुझे पुनर्वलन देते हैं, बिल्कुल वो मेरी अंतर भावनाओं को समझते हैं। तो अंतर भावों को समझने वाले जो साथी है, वो पढ़ने के बाद निश्चित रूप से जवाब भी दे रहे हैं, कह भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, और सभी साथियों का सहयोग मिलता जा रहा है मुझे। अपना परिवार, अपना चैनल DS सैनी चैनल आगे बढ़ता जा रहा है शानदार तरीके से। और कोई भी सहायता के लिए आपको मैंने पहले ही बता रखा है, 9983 पर आप मुझे कोई भी सहायता दे सकते हैं, ले सकते हैं। क्लियर है साथियों? तो आज अपन यहाँ तक ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अपन नई क्लास में। क्लास जरूर बतानी कैसी लगी है। मस्त तरीके से पढ़ते रहिए साथियों। नमस्कार, धन्यवाद।